नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा व्याप्त है। सकारात्मक ऊर्जा पर तो दशकों से शोध चल रहा है, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा पर कभी कोई शोध नहीं हुआ। भूत, चुड़ैल, आत्मा सिर्फ इस नकारात्मक ऊर्जा का एक प्रकार भर है। ब्रह्मांड में अवश्य ही कुछ अज्ञात नकारात्मक ऊर्जा स्रोत जरूर होंगे, कुछ अनजान शक्तियां जो है, किंतु उनके अस्तित्व का आभास मनुष्य को नहीं है। विज्ञान में रेजोनेंस का सिद्धांत कहता है कि हमारे आसपास हर तरह की ऊर्जा घूम रही है। किसी विशेष मंत्र साधना या विधि के माध्यम से जब हम उन नकारात्मक ऊर्जा के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो वो ऊर्जा प्रभावी हो जाती है, जिसे सरल शब्दों में सिद्धि प्राप्त करना कहते हैं। कौन सी शक्तियां हैं वो और उनको साधने के क्या प्रकार हो सकते हैं? क्या वाकई है कोई ऐसी शक्ति जिससे मनुष्य अभी अनजान है? रात के 2 बजे का समय था। सारी तैयारियां हो चुकी थी। हवेली के हर हिस्से में नाइट मोड कैमरा लगा दिए गए थे। कुछ दूर पर एडवांस ऑडियो रिकॉर्डर के अतिरिक्त डिजिटल मल्टीमीटर फिट किए गए थे। रिद्धि को एक कुर्सी पर बांधा गया था। वहीं अनंत अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिटेक्टर के साथ रिद्धि के ठीक सामने पूरी तरह से सतर्क और हर आहट पर नजर रखे हुए था। प्रिया और संभव अपने अपने मीटर लेकर पूरी हवेली की ऊर्जा का ग्राफ बनाने में लगे थे। बीप बीप सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज प्रिया को यंत्र से सुनाई पड़ने लगी थी। अचानक ही प्रिया का मीटर रसोई के पास उच्च ऊर्जा का संकेत देने लगा। प्रिया के माथे पर सलवटें पड़ी और उसने अपने सूखते हलक में 2 बूंद पानी के उतारकर रसोई का रुख कर लिया। किसी समय गांव के सरपंच की रिहाइश या यूं समझिए अय्याशी की मुख गवाह बनी यह हवेली आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाती है। हवेली के नाम से ही आसपास के 4 गांव के लोग कांप उठते हैं। ठाकुर की आखिरी पुश्तों ने तकरीबन 40 साल पहले ये हवेली छोड़ दी थी। छोड़ी क्या थी, अपनी जान बचाकर भागे थे यहां से। वह गए तो फिर कभी किसी की इस जमीन पर पांव रखने की हिम्मत नहीं हुई। कहते हैं कई बार बहुत से हिम्मती और शैतानी ताकतों से लोहा लेने वाले इस हवेली में आए, लेकिन यहां से वापस लौटे तो किसी से कुछ कहने लायक ही ना रहे। इस हवेली की कहानी साधारण नहीं थी, बल्कि काफी रहस्यमयी और डरावनी थी। रसोई के अंदर पहुंचने पर प्रिया को खिड़की के पास से सबसे तीव्र और स्पष्ट सिग्नल मिल रहे थे। दूसरी तरफ संभव भी पूरी हवेली में सिग्नल का पीछा करते करते रसोई के पीछे की तरफ गार्डन में हाई सिग्नल देखते हुए पहुंच गया था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हाथ में पकड़े ग्राफ पर एक गोला खींच दिया। उन दोनों के हाथ में पकड़े मीटर का कांटा ये संकेत देते हुए शोर मचा रहा था कि उससे वहां कोई ऊर्जा मिल गई है। अचानक प्रिया और संभव के पास सिग्नल कमजोर होने लगे और अनंत के कमरे में लगे मीटर से बीप की तेज आवाज आने लगी। अनंत सावधान हो गया और एक गिलास में दवा की कुछ बूंदें मिलाकर रिद्धि को पिलाने के बाद उसके सामने डट कर बैठ गया। दवा के प्रभाव से रिद्धि की इम्यून पावर न्यूनतम स्तर पर पहुंचने लगी और शरीर के कमजोर होते ही वहां स्थित आत्मा ने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया। कमरे में भय का वातावरण स्थापित होने लगा था। बाहर के कमरों से फुसफुसाहट और लोगों के चहलकदमी की आवाजें विचलित कर रही थी। कैमरा टूटकर नीचे गिर गया था। किसी एनर्जी को डिटेक्ट करने वाले सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बीप की आवाज करने लगे थे। बाहर से उल्लुओं की हो की आवाज वातावरण में खौफ का मिश्रण कर रही थी। इसी बीच रिद्धि ने गर्दन को गोल गोल घुमाकर अचानक कुछ आवाजें निकालनी शुरू कर दी। क्या चाहिए तुमको? हाँ, भयानक डरावनी आवाज को झटकते हुए अनंत ने सवाल किया। देखो, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। हम दोस्त हैं, हमें नुकसान मत पहुंचाना। तुम्हें कुछ सहायता चाहिए तो कहो। देखो, हम जानते हैं तुम्हारे सामने हम कुछ भी नहीं। तुम्हारी शक्तियों को चुनौती नहीं दे रहे हैं हम, बस तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं। शायद कुछ ऐसा है जो तुम कहना चाहती हो। हम मदद करना चाहते हैं, तुम्हें यहाँ से आजाद करना चाहते हैं। अनंत की बात सुनकर रिद्धि ने पहले नजरें तरेर कर उसकी ओर देखा, फिर एकाएक सिसकने लगी। मुझे मेरे ब्याह से उठा कर लाया था ठाकुर, जिसके नाम की मेहंदी रचाई
उसने तो मुझे घूंघट के इस पार देखा तक नहीं, लेकिन ये हवशी जल्लाद हर रात जब इसका मन भर गया तो अपने बेटों के सामने मुझे ले जाकर पटका। उनके लिए भी मैं बस एक दिल बहलाने का सामान थी। अपनी इस हवेली पर मुझे नाचने वाला खिलौना बना लिया था। इन सब लोगों ने हर रात महफिल सजती जिसमें ठाकुर के साथ उसके दोस्त यार सब मनोरंजन करते। कुछ समय बाद मैं एक बेटी की माँ बन गई। अपनी बेटी की खातिर मैं बिना चूक किए हर रोज उनकी महफिल में नाचने लगी। धीरे धीरे समय बीता और मेरी बेटी 12 बरस की हो गई। मेरी तरह मेरी बेटी भी उपेक्षित जीवन जी रही थी। फिर एक दिन उन जल्लादों की नजर मेरी बच्ची पर पड़ गई। वो मेरी बेटी को उठाकर ले गए। मैंने ठान लिया था जो मेरे साथ हुआ मेरी बच्ची के साथ नहीं होगा। बस इसीलिए मैं कुल्हाड़ी लेकर उनके ऊपर टूट पड़ी। मैं अकेली थी और वो 4। कितनी देर लड़ती। उसी कुल्हाड़ी से मेरे और मेरी बेटी के टुकड़े करके इसी हवेली में गाड़ दिया उन्होंने। मेरी बच्ची मेरे सामने ही। इतना कहकर रिद्धि गला फाड़ कर रोने लगी। उस दिन मैं कमजोर थी, लेकिन अब नहीं छोड़ा मैंने किसी को। एक एक से बदला लिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतना कहकर वो ठठाकर हंसने लगी। देखो, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। बस अब अपना गुस्सा छोड़ दो, अपनी बच्ची को लेकर लौट जाओ। ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। अब सुकून से आराम करने दो अपनी बच्ची को। यकीन करो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। अचानक फिर से प्रिया के मीटर में हलचल होने लगी। प्रिया ने संभव को इशारे से सावधान किया और मीटर की दिशा में बढ़ने लगी। हवेली में एक स्थान पर पहुंचकर मीटर बहुत तेज आवाज करने लगा और एक बवंडर ठीक उसके सामने उठने लगा। उनके पास जितने भी उपकरण थे सभी से बीप बीप सुनाई देने लगी थी। अनंत भी माइक्रोफोन से आती आवाजों की दिशा में दौड़ते हुए वहां पहुंच गया था। सभी उपकरण यही इशारा कर रहे थे कि वहां अवश्य ही कुछ तो है। उसने कहा था कि उन्हें हवेली में गाड़ दिया था। मुझे लगता है यहाँ कुछ है, खोदो यहाँ पर। खुदाई करने पर वहां से 2 नर कंकाल मिले, एक महिला का और दूसरा उसके बच्चे का। पूरे सामान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। सम्मान अंतिम संस्कार होने और उनकी कहानी सुनने के बाद दोनों अतृप्त आत्माओं को शांति मिल गई थी। एक बहुत बड़ा केस सॉल्व हो गया था। हवेली अब नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो चुकी थी। रिद्धि को ठीक होने में तकरीबन 1 हफ्ता लगा, लेकिन ये उनके काम का हिस्सा है। अलीगंज वाली हवेली का प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद चारों शोध के विद्यार्थी लाइब्रेरी में बैठे अपनी शोध के विषय पर चर्चा में व्यस्त थे। अनंत, रिद्धि, प्रिया और संभव घोस्ट हंटिंग विषय पर शोध कर रहे थे। चारों ही निडर और अपने काम के लिए पूर्णतः समर्पित थे। कितनी ही हवेलियों और खंडहरों पर अपनी रिपोर्ट लिख चुके थे चारों। कुछ तो कोरी अफवाहें निकलती तो कुछ में कोई अतृप्त आत्मा फंसी मिल जाती। कुछ स्थानों पर नकारात्मक प्रभाव मिलता, किंतु वो स्थान भूता नहीं होते थे। अन्य विद्यार्थियों की तरह सामान्य भूत प्रेत आत्मा को ये अपना विषय नहीं बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि ब्रह्मांड में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा व्याप्त है। सकारात्मक ऊर्जा पर तो दशकों से शोध चल रहा है, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा पर कभी कोई शोध नहीं हुआ। भूत, चुड़ैल, आत्मा सिर्फ इस नकारात्मक ऊर्जा का एक प्रकार भर है। ब्रह्मांड में अवश्य ही कुछ अज्ञात नकारात्मक ऊर्जा स्रोत जरूर होंगे, कुछ अनजान शक्तियां जो है, किंतु उनके अस्तित्व का आभास मनुष्य को नहीं है। विज्ञान में रेजोनेंस का सिद्धांत कहता है कि हमारे आसपास हर तरह की ऊर्जा घूम रही है। किसी विशेष मंत्र साधना या विधि के माध्यम से जब हम उन नकारात्मक ऊर्जा के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो वो ऊर्जा प्रभावी हो जाती है, जिसे सरल शब्दों में सिद्धि प्राप्त करना कहते हैं। कौन सी शक्तियां हैं वो और उनको साधने के क्या प्रकार हो सकते हैं,
क्या वाकई है कोई ऐसी शक्ति जिससे मनुष्य अभी अनजान है? बस इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वो चारों हर संभव प्रयास कर रहे थे। रिद्धि, ये कौन सी किताब में आंखें गड़ाए हुए हो 3 दिन से? कुछ बताओगी? यार बस खत्म ही हो गई। मैं इफरित जिन की कहानी पढ़ रही हूँ। शोध बताते हैं कि ये कहानी महज एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जिसमें जिन के धरती पर आने और विनाश की सच्ची कहानी लिखी गई है। पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा मैं सच में जिन से साक्षात्कार कर रही हूँ। एक बात और बताऊं, इस किताब में लिखा है कि जिन को उसकी दुनिया से बुलाने के लिए कुछ खास मंत्र का उच्चारण किया गया था और उन मंत्रों को लगभग 250 साल पहले किसी किताब में आखिरी बार देखा गया था। वही किताब जो चांदपुर के महाराज के पुस्तकालय में रखी गई थी। क्यों ना हम लोग वहाँ चलकर उस किताब को खोजकर उस पर कुछ रिसर्च करें। जिस तरह से उसमें जिन का जिक्र किया गया था, हो सकता है किसी और अज्ञात ताकत के बारे में भी जानकारी हो। और ये बात तो तुम जानते हो ना कि हमारे पूर्वज ऐसा बहुत कुछ जानते थे जिसके बारे में अभी हमें जानना शेष है। चाहे पिरामिड हो या कैलाश पर्वत की मिस्ट्री, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है जिनके निशान अतीत में छिपे हैं। मतलब तुम वापस उसी मनहूस हवेली में जाना चाहती हो जहाँ पर इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई? संभव ने हैरानी से कहा। तो तुम्हें क्या लगता है तुम रात को सोने जाओगे और सुबह तुम्हें तुम्हारी पीएचडी हाथ में मिल जाएगी? हमारा काम ही है ऐसा संभव। जोखिम तो लेना ही होगा। तुम लोग बोलो, क्या बोलते हो? प्रिया ने भी रिद्धि का समर्थन किया। तो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं क्या हाथ लगता है। चारों अगले ही हफ्ते चांदपुर की पहाड़ी पर स्थित मोरवाली हवेली के लिए निकल पड़ते हैं। हवेली पर पहुंचने पर देखते हैं कि हवेली बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है। कबूतरों की गुटुरगू के अलावा कोई और आवाज वहां सुनाई नहीं पड़ रही थी। जगह जगह से टूटा फूटा ये महल अपनी भयावहता की गाथा खुद सुना रहा था। चारों बहुत ही सावधानी से हवेली के पुस्तकालय को खोज रहे थे। पुस्तक स्थित जिन के अनुसार हवेली के निषेध क्षेत्र में ही ये पुस्तकालय निर्मित था। चारों ने हवेली के हर कमरे को जांच पर रख लिया था, किंतु पुस्तकालय जैसा कोई भवन दिखलाई नहीं पड़ रहा था। अधिकांश कमरे बरसों की उपेक्षा और वहां हुई अनहोनी घटनाओं के कारण जर्जर स्थिति में थे। हर तरफ गंदगी से भरी थी, धूल मिट्टी, मकड़ियों के जाले और अंधेरा। इसके सिवा वहां कुछ भी नजर नहीं आता था। एक एक कमरे का बारीकी से निरीक्षण करते करते वे तीनों एक ऐसे कमरे में पहुंच गए जो कि महाराज का शयन कक्ष मालूम पड़ता था। एक पुराने भव्य से पलंग के अतिरिक्त वहां कुछ ज्यादा सामान नहीं दिखाई पड़ रहा था। हर जगह धूल और मिट्टी का अंबार लगा था। तभी रिद्धि की नजर एक बेहद खूबसूरत से आईने की ओर गई। कितना खूबसूरत और नकाशीदार आईना था। आकार तो इतना विशाल था कि उसके सामने खड़े होने पर पूरे कमरे का दृश्य उसमें दिखाई पड़ रहा था। आईने की नकाशी को निहारते निहारते उसने जैसे ही उसे छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, ना जाने कैसे पीछे से आकर अनंत उससे टकरा गया और रिद्धि भी जाकर आईने से टकरा गई। जोरदार झटका लगने से अभी तक आईना लग रहा वो दर्पण एक दरवाजे की भांति अंदर की ओर खुल गया, जिसे देखकर चारों मित्रों की आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। क्या उन चारों को कोई खुफिया कमरा मिल गया है? क्या हवेली में उनके साथ कोई अनहोनी होगी या फिर कहानी कुछ नया मोड़ लेगी? पिछले भाग में आपने देखा अनंत, संभव, रिद्धि और प्रिया 4 दोस्त हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च कर रहे थे। अपनी नॉलेज से वे लोग भूत प्रेत जैसी अफवाहों से बचाते हैं और बरसों से फंसी आत्माओं को मुक्त करने का भी काम करते हैं। वे चारों किसी शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा पर अपनी रिसर्च करना चाहते थे, इसलिए वे इफरिन जिन कहानी में बताई गई चांदपुर हवेली पहुंच जाते हैं ताकि उन्हें भी किसी शक्तिशाली ऊर्जा को जानने का मौका मिल सके। उसी बीच उन्हें एक खुफिया दरवाजा दिखाई देता है। अब आगे। वाओ, ये तो कोई खुफिया दरवाजा है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। हालांकि मन में शंका के बादल मंडरा रहे थे, फिर भी काम तो काम होता है, इसलिए अपने मन की शंकाओं को किनारे करते हुए चारों एक के बाद एक कमरे में दाखिल होने लगे। अंदर काफी अंधेरा था। संभव ने साथ लाई हुई टॉर्च से थोड़ी रोशनी की तो बाकी लोगों को भी थोड़ी राहत मिली। बाहर के कमरों के मुकाबले ये कमरा काफी छोटा और साधारण था। इस गुप्त कक्ष में प्रकाश की भी कोई व्यवस्था नहीं थी।
टॉर्च की रोशनी के सहारे आगे बढ़ते हुए उन्हें एहसास हुआ उनके आसपास हर तरफ कागज और किताबें फैली हुई हैं। तो क्या यही है महाराज का गुप्त पुस्तकालय? अनंत ने कहा। लगता तो यही है। अगर यही है पुस्तकालय तो ज्यादा खुश होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ की हालत इतनी खराब है कि कोई भी किताब ढूंढना भूसे से सुई निकालने जैसा है। प्रिया ने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए जवाब दिया। प्रिया की बात सुनकर सभी के चेहरे पर उदासी की गहरी परत चढ़ गई। तो क्या इतनी दूर आना व्यर्थ हो गया? संभव ने कहा। अरे यार, इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे हो? चलो सामने वाले रैक से शुरू करते हैं। सब मिलकर कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर हाथ आएगा। अनंत ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। चलो ठीक है। चारों ने एक दूसरे की ओर देखकर सहमति में गर्दनें लाई और बची हुई पुस्तकों को एक एक करके देखने लगे। अधिकांश पुस्तकें अधजली अवस्था में थी और कुछ नीचे बिखरी पड़ी थी। चिकित्सा, ज्योतिष और तंत्र मंत्र से संबंधित पुस्तकों को देखकर जान पड़ता था कि राजा की इन विषयों पर गहरी रुचि रही होगी या फिर वो बेहद अंधविश्वासी रहा होगा। काफी देर तक एक एक पन्ने को पलटने के बाद रिद्धि के हाथ एक किताब लगी। पहली नजर देखने पर यह तंत्र मंत्र संबंधित पुस्तक लगती थी। बाकी किताबों को घंटों तक छानने के पश्चात वे रिद्धि को मिली किताब लेकर ही वहां से लौटा। अगले दिन चारों प्रिया के घर पर बैठकर उस अधजली पुस्तक को पढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे। पुस्तक की भाषा उर्दू थी और उन चारों में बस एक रिद्धि ही थी जिसे उर्दू का अच्छा ज्ञान था। रिद्धि ने किताब पढ़ना शुरू किया। वर्जित। एक पेज पर लिखा हुआ यह शीर्षक रिद्धि को बेहद अटपटा सा लगा। इस किताब पर चेतावनी लिखी हुई है, जिसका मतलब है कि इसे पढ़ना वर्जित है। अगर पढ़ना वर्जित है तो उसे लिखा ही क्यों गया होगा? तुम आगे पढ़ो ना। रिद्धि थोड़ा अटकते हुए आगे पढ़ने लगी। आगे कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी जिसका अर्थ था, संसार में भिन्न भिन्न प्रकार की शक्ति उपस्थित है जिन्हें कभी भी अभिमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें से अधिकांश की प्रवृत्ति पैशाचिक है जिनके होने का अर्थ ही है विनाश। आगे कुछ विशेष मंत्र लिखे हुए हैं जिनको बोलना वर्जित माना गया है। किताब में कई जगह अलग अलग स्थानों पर लिखे मंत्र के सामने भी चेतावनी लिखी हुई है। मतलब इस किताब में किसी ऐसी शक्ति का जिक्र है जो बहुत शक्तिशाली है। अचानक ही रिद्धि की आंखों में चमक आ गई। जो हमने इतना खोजा आखिर मिल ही गया। पागल मत बनो। हर शक्ति को संभाल पाने का दम नहीं है इस मल्टीमीटर में। जिस मंत्रों के आवाहन के लिए खुद लेखक ने चेतावनी दी है, उस मंत्रों को तुम आज 250 साल बाद बोलना चाहती हो। 250 साल पहले मना किया गया कार्य आज के युग में क्यों दोहराना? संभव ने कहा। मैं इन सबसे बाहर हूँ, तुम लोग अपना सोच लो। संभव कमरे से बाहर निकल आया था। अब प्रिया के चेहरे के भाव भी बदल रहे थे। संभव ठीक ही कह रहा है, शायद हमें इन सबसे नहीं उलझना चाहिए। प्रिया ने भी अपना मत रख दिया। अच्छा चलो ठीक है, नहीं करते हैं ये सब। तुम लोग बताओ कैसा लगा चांदपुर? रिद्धि ने किताब बंद करके बात बदलते हुए कहा। पक्का? हाँ बाबा पक्का। रिद्धि ने जवाब दिया। रिद्धि के आश्वासन के बाद सबने चैन की सांस ली। धीरे धीरे बातों का रुख बदलने लगा और कुछ देर के हंसी मजाक के बाद सभी अपने अपने घर को लौट गए। आधी रात को रिद्धि के मन में फिर से उस पुस्तक को पढ़ने का ख्याल कौन था। वैसे भी कहते हैं ना, जिज्ञासा ही विनाश और आविष्कार की जननी होती है। रिद्धि के मन में जिज्ञासा पैदा हो चुकी थी। उसके समाधान के बिना उसको चैन नहीं मिलने वाला था। बिस्तर से उठकर उसने वापस वही पन्ना खोल लिया। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए रिद्धि ने उन मंत्रों का बारंबार उच्चारण शुरू कर दिया। काफी देर तक मंत्रोच्चार के बाद भी जब कोई हलचल महसूस नहीं हुई तो रिद्धि थोड़ी निराश हो गई। बिना बात के डर रहे थे ये तीनों। कहने को तो रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन एक नंबर की डरपोक। रिद्धि किताब एक तरफ रखकर सोने चली गई थी। अगले दिन। अरे यार, तुम लोग बेकार में घबरा रहे थे। आधी रात को मैंने मंत्र पढ़े, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो लगता है वो किताब इफ्रित जिन कोई काल्पनिक कहानी है जो किसी ने उस हवेली को देखकर प्रसिद्धि के लिए लिख दी होगी। रिद्धि अगले दिन कॉफी पीते हुए सबको अपनी बहादुरी के किस्से सुना रही थी। अचानक ही रिद्धि के चेहरे के भाव बदलने लगे और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या बदतमीजी है आनंद?
तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इतना भद्दा इशारा करने की? रिद्धि सिरे से उखड़ती जा रही थी। तुम पागल हो गई हो क्या? सबके सामने बैठा हुआ हूँ, मैंने कब तुम्हें इशारा किया? रिद्धि, सच में अनंत ने कुछ नहीं किया, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। अरे क्या हो गया है तुझे? सभी रिद्धि को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रिद्धि अपना आपा खो रही थी। देखो देखो कैसे हंसी आ रही है इसको, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे, डरपोक कहीं का। अरे कब हंसा वो? तुम पागल हो गई हो क्या? क्या देख रही हो? अरे उसने वाकई कुछ नहीं किया है। हो इतनी रात हो गई, मुझे रात गए तुम लोगों के साथ बाहर आना ही नहीं चाहिए था, गलती मेरी ही है। इतना कहकर रिद्धि अपनी स्कूटी की ओर लपकी। प्रिया, संभव और अनंत भी अभी आंखें फाड़े रिद्धि को जाते देख रहे थे। दोपहर के 3 बज रहे हैं, ये लड़की बोल क्या रही है? कभी कहती है संभव ने इसे गंदे इशारे किए, तो कभी कहती है कि रात हो गई। लगता है ज्यादा सोचने से इसके दिमाग पर असर पड़ा है। मैं आज रिद्धि के साथ ही रुक जाती हूँ। अनंत और संभव को समझाकर प्रिया रिद्धि की ओर दौड़ पड़ी और जाकर उसकी स्कूटी की बैक सीट पर जम गई। रिद्धि और प्रिया रिद्धि के कमरे पर पहुंच गए थे। घर पहुंचकर रिद्धि बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। खाना भी उसने खुद ही प्रिया को बनाकर खिलाया। देर रात तक दोनों के बीच बातें होती रही और फिर प्रिया को नींद आ गई। देर रात प्रिया को एहसास हुआ वो अकेली बिस्तर पर लेटी है। नजर घुमाई तो रिद्धि कहीं नहीं दिखी। बिस्तर से नीचे उतरना चाहा तो उसे एहसास हुआ कि वो कमरे में नहीं, किसी जंगल जैसे स्थान पर है। प्रिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कमरे से जंगल में कैसे और कब पहुंच गई उसे एहसास ही नहीं हुआ। किसी तरह हिम्मत करके थोड़ी दूर जाकर देखा तो कुछ आदिवासी जैसे लोग दिखाई दिए। वे लोग कुछ अजीब सा नृत्य कर रहे थे। प्रिया को डर से पसीने छूटने लगे थे। जैसे ही वो उन आदिवासियों के नजदीक पहुंचे, वहां कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। सिर्फ कुछ भयानक मूर्तियां वहां रखी दिखाई पड़ी। सभी मूर्तियों की आंखें ऐसे फटी थी जैसे अभी उन मूर्तियों में से कोई बाहर निकल आएगा। प्रिया का सर चकराने लगा था। कभी कमरा, कभी जंगल, कभी आदिवासी, कभी मूर्तियां। ये सब क्या हो रहा है उसके साथ? उसे अपने आसपास सब कुछ घूमता सा प्रतीत होने लगा था। अचानक उसे अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी, मुझे बलि चाहिए। प्रिया ने घबराकर इधर उधर देखा मगर कोई दिखाई नहीं दिया। प्यास से उसका हलक सूखा जा रहा था। सर पकड़कर वो नीचे बैठ गई। अचानक उसकी नजर पेड़ से उल्टा लटकी हुई रिद्धि पर पड़ी। रिद्धि के लंबे बाल हवा में लटक रहे थे, आंखें बाहर की ओर लटकी थी और चेहरे पर खून लगा हुआ था। रिद्धि को इस तरह से देखकर उसकी चीख निकल गई। एक झटके से वो उठ बैठी। उसने महसूस किया कि वो जंगल में नहीं बल्कि रिद्धि के कमरे में है और शायद वो एक सपना देख रही थी। लेकिन सचमुच वो पसीने से तरबतर थी और उसके कपड़ों में मिट्टी और पत्ते चिपके हुए थे। प्रिया की अभी तक डर से कपकपी छूट रही थी। घबराकर वो लगातार चारों ओर देख रही थी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि मकान की छत पर एक चेहरानुमा आकृति बनी हुई है। ऐसा लग रहा था कोई छत के अंदर से झांक कर उसे ही देख रहा हो। इतने सारे घरों को भूतिया शक्ति से छुटकारा दिलाने वाली लड़की, जिसने अनेकों डरावनी घटना देखी थी, वो भी दहशत जिंदा हो गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसका दिमाग जो देख रहा है वो सब भ्रम है, एक छलावा है। किंतु ये कैसा भ्रम जाल था जिसमें वो उलझती जा रही थी। छत पर उभरी आकृति से डरकर वह बिस्तर से उतरी और कमरे का दरवाजा खोलते ही उसने खुद को फिर से उसी सुनसान जंगल में पाया। प्रिया पागलों की तरह यहां से वहां दौड़ रही थी, लेकिन जैसे उस जंगल का कोई अंत ही नहीं था। भागते भागते वह थक गई थी। थक कर बैठते ही उसने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल खुद को वापस कमरे में पाया। बार बार यही क्रम चल रहा था। वह बाहर निकलने की कोशिश करती तो खुद को जंगल में पाती और थक कर बैठती तो वापस कमरे में पहुंच जाती। अचानक फिर से एक डरावनी ध्वनि सुनाई पड़ी। यहाँ से निकलना चाहती हो तो बलि देनी होगी। किसकी बलि? कैसी बलि? कौन है यहाँ? मुझसे क्या चाहते हो? जाने दो मुझे, प्लीज जाने दो मुझे।
वो चीखते हुए लगभग अपनी चेतना खोने को थी। तभी रिद्धि कमरे के अंदर आती है। बिखरे बाल, होठों से बेतरतीब बिखरी लाली। ऐसा लगता था जैसे होठों पर खून लगा हो। हमेशा काजल से सजी रहने वाली उसकी आंखें किसी शिकारी जानवर की तरह लाल दिखाई पड़ रही थी। एक हाथ से प्रिया को उठाकर जमीन पर पटकते हुए उसने कहा, अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो रिद्धि की बलि देनी होगी, वरना ये मरेगी ही, तू भी नहीं बचेगी। देखो तुम कौन हो, तुम्हारी आत्मा क्यों भटक रही है? कोई अतृप्त इच्छा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे अपना दोस्त समझो, दुश्मन नहीं हूँ मैं। प्रिया ने खुद को संभालते हुए एक प्रयास किया। तुझे लगता है मैं कोई आत्मा हूँ? तू मेरी मदद करेगी? ना मेरे पास कोई शरीर था ना आत्मा, और जब शरीर ही नहीं तो इच्छाएं कहाँ से होंगी? अतृप्त आत्मा। तू मुझे तृप्त करेगी कैसे? मैं इस लोक का नहीं जो मुझे यहाँ की वस्तु से तृप्ति मिल जाए। ना मेरे पास शरीर है, ना आकार, ना रंग, ना रूप। प्रिया सहमी हुई थी। आंखों से आंसू भी बहते बहते सूख चुके थे। अपने ही दोस्त की बलि कैसे दे दूं, सोचकर ही उसे सिहरन हो रही थी। अचानक उसने खुद को वापस उस निर्जन वन में पाया और देखा कि रिद्धि एक कुल्हाड़ी लिए उसकी ओर दौड़ती चली आ रही है। प्रिया घबरा गई और स्वयं के बचाव के लिए उसने रिद्धि को धक्का देकर एक और धकेल दिया। अचानक रिद्धि के चीख की आवाज सुनाई पड़ी। कुल्हाड़ी नीचे गिरी हुई थी और रिद्धि की गर्दन एक और लटकी थी। रिद्धि की गर्दन से खून का फवारा छूट रहा था। रिद्धि की ऐसी हालत देखकर प्रिया के होश गुम हो गए। क्या प्रिया ने वाकई अपने ही दोस्त रिद्धि को मार डाला है? ये कैसा छलावा है जिसमें फंस गई है प्रिया? क्या सब कुछ सामान्य हो जाएगा या फिर अभी ये भूल भलैया और भी गहराएगी? पिछले भाग में आपने देखा कि प्रिया एक जंगल में फंस गई है, जहां से बाहर आने के लिए कोई शक्ति बार बार उससे बलि मांग रही है। इसी घबराहट में प्रिया रिद्धि को धक्का देती है और रिद्धि एक कुल्हाड़ी पर जा गिरती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अपने सभी दोस्तों को मरा देखकर प्रिया बेहोश हो जाती है। अब आगे कुछ देर बाद होश आया तो पाया अनंत और संभव उसे घेर कर खड़े हैं। संभव ने उसका हाथ थामा हुआ था और अनंत उसका सर सहला रहा था। प्रिया कुछ बोलने को हुई ही थी कि सामने से रिद्धि कटोरी में सूप लेकर वहां आ पहुंची। प्रिया को एक पल के लिए अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। रिद्धि को देखकर वो अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भागने लगी। लेकिन तुम तो रात को मैंने खुद देखा मेरे ही हाथों से। प्रिया ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और चीख चीख कर रोने लगी। मैं मारना नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे मैं सचमुच नहीं मारना चाहती थी। अरे यार, तुमने कोई भयानक सपना देखा होगा। तुम यहाँ बेहोश पड़ी थी, इसीलिए मैंने संभव और अनंत को भी बुला लिया था। रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक है। प्रिया को अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रिद्धि ने कह तो दिया था उसने शायद कोई सपना देखा है, लेकिन उसका दिमाग उस सच को स्वीकार करने के लिए अभी तक तैयार नहीं था। इतवार का दिन था, इसलिए प्रिया की हालत को देखते हुए संभव और अनंत ने भी वहां रुकने का प्रोग्राम बना लिया। प्रिया कुछ ज्यादा ही ट्रॉमेटाइज्ड हो गई है, क्या करे? अच्छा, तो इसका फेवरेट एनर्जी ड्रिंक ले आ, और चिकन भी, प्रिया को बहुत पसंद है। शायद मूड ठीक हो जाए। शाम ढले सभी डिनर करते हुए आपस में बात करके माहौल को थोड़ा सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे थे। प्रिया अभी भी सहमी बैठी थी। खाने पीने के बाद कब उन चारों को नींद आई उन्हें पता नहीं चला था। अचानक देर रात ढोल की आवाज सुनकर अनंत की नींद टूटी। उसने संभव को जगाया तो पाया वो दोनों एक घने जंगल में हैं, जहां दूर आदिवासी ढोल बजाकर कोई त्योहार मना रहे थे शायद। अनंत ने घबराकर आसपास देखा। संभव को तो अभी भी ये कोई स्वप्न ही लग रहा था। आधी रात गए सुनसान जंगल, झिंगूर और जंगली जानवरों की बाहें बाहें करती आवाजें,
जो सन्नाटे को चीर कर अजीब सी सहरन पैदा कर रही थी। और अजीब सी ध्वनि निकालते वो आदिवासी ढोल, वह ढोल की आवाज थिरकन नहीं, एक शोक सा नसों में भर रही थी। संभव अनंत का हाथ पकड़कर आदिवासियों की ओर बढ़ने लगा, मानो एक सम्मोहन सा था जो उन्हें उस ओर खींच रहा था। आगे के गोले के चारों ओर कुछ लोग बेसूद ढोल पीट रहे थे। संभव के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने प्रिया और रिद्धि को भी वहां बैठे देखा। उसने रिद्धि से कुछ पूछना चाहा, किंतु एक आदिवासी ने अपनी खून उगलती आंखों से घूरकर उसे चुप रहने का इशारा किया। सभी लोग नीचे बैठने लगे। एक थाल में भोजन जैसा कुछ परोसा जाने लगा। उन चारों को भी खाने का इशारा किया तो कुछ भयभीत से होकर सबने बारी बारी से एक टुकड़ा मुंह को लगाया। प्रिया को तो पहले निवाले से ही उल्टी हो गई, लेकिन रिद्धि उसे बड़े चाव से खाती रही, मानो बरसों की भूख शांत हो रही हो। उसकी आंखों से टपकता वहशीपन और चेहरे पर चढ़ते उतरते भावों को सभी कौतुक से देख रहे थे। खाने के बाद अब रिद्धि सामान्य लग रही थी। संभव और अनंत की आंखों में खौफ स्पष्ट नजर आ रहा था। उन्हें अच्छी तरह याद था कि वे सब रिद्धि के घर में सोए थे। फिर अचानक उन चारों का इस विहड़ में पहुंच जाना और आदिवासियों के बीच फंसना, सब कुछ इतना असामान्य था कि उन्हें अभी भी यह स्वप्न ही महसूस हो रहा था। वे अभी इस गफलत से निकले भी नहीं थे कि अचानक वहां मौजूद आदिवासी कुल्हाड़ी से एक दूसरे पर हमला करने लगे, जिससे वहां भगदड़ मच गई। सभी अपनी अपनी जान बचाने के प्रयास में जहां समझ आया दौड़ पड़े। एक टूटी सी झोपड़ी को देख संभव उसके भीतर जाकर छिप गया। कुछ देर बाद वहां से भयानक आवाजें आने लगी, जैसे कोई जंगली जानवर मांस खा रहा हो। बीच बीच में गुर्राने की आवाज सन्नाटे को चीर देती। संभव पसीने से तरबतर हुआ सहमा हुआ एक कोने में बैठा था। अचानक आवाज उसके निकट आती प्रतीत होने लगी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। कुछ क्षण पश्चात उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। यहाँ कैसे पहुँचे तुम? सामने प्रिया खड़ी थी। प्रिया, यहाँ कोई है? संभव ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा। क्या बोल रहे हो? कौन है और कहाँ है? वहाँ झोपड़ी के पीछे की तरफ से किसी जंगली जानवर की आवाज आ रही है। संभव ने डरते हुए कहा। झोपड़ी? होश में आओ संभव, यहाँ कोई जानवर नहीं है। तुम यहाँ हो अपने कमरे में, यहाँ जानवर कैसे आएगा? हुआ क्या है, कुछ बताओगे? संभव ने ध्यान से देखा तो पाया वो तो अपने कमरे में ही था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो वहाँ उस जंगल में। संभव ने बोलते हुए अपना सर पकड़ लिया। प्रिया ने कुछ देर खामोश रहने के बाद संभव को कमरे से बाहर आने का इशारा किया। बाहर आने के बाद प्रिया ने संभव से कहा, संभव, रिद्धि और अनंत का कुछ पता नहीं है और तुम बोल रहे हो कि तुम भी जंगल में थे। ये कैसे हो सकता है? अरे वो दोनों भी तो जंगल में ही थे ना। सच बताऊं तो ऐसा ही जंगल मैंने देखा था परसों। कुछ तो अनहोनी हो रही है हमारे साथ। समझ नहीं आ रहा कि क्या सच है क्या सपना है। खुली आंखों से देखकर सब कुछ कैसे झुठला दें। प्रिया ने अपने साथ हुई पूरी घटना संभव को शब्दशः सुना दी। फिर संभव ने भी अपना पूरा अनुभव प्रिया को बताया। एक दूसरे की बात ध्यान से सुनने के बाद दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। फिर संभव ने आगे कहा, प्रिया, मुझे लगता है ये सब उस किताब के कारण ही हो रहा है। ये कौन सी ताकत है जो हमसे हमारी सोचने समझने की शक्ति छीन रही है? हमारे दिमाग को इतना भटका दिया है कि सच और भ्रम का अंतर ही स्पष्ट नहीं हो रहा। ये जरूर कोई छलावा है जो हर पल हमें छल रहा है। हम दोनों वापस कमरे में आ गए और रिद्धि और अनंत नहीं आ पाए। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि छलावे ने उन दोनों का शिकार कर लिया? नहीं प्रिया, अपने दोस्तों को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा दिल कहता है वो दोनों बिल्कुल ठीक होंगे। हम उन्हें वापस लेकर आएंगे और इस छलावे से निकल जाएंगे। देखो, आज जब मैंने सपने में वो जंगल देखा तो हम चारों वहीं उस जंगल में थे। इसका मतलब वो चारों अभी भी इस छलावे में फंसे हैं। तुम सही कह रहे हो। मुझे लगता है हमें वो किताब फिर से पढ़नी होगी, तभी समझ में आएगा कि ये सब क्या है और क्यों है। मुझे ऐसा लगता है कि इस छलावे से बाहर आने का रास्ता भी हमें उस किताब में ही मिलेगा। प्रिया और संभव तेज कदमों से वापस अंदर किताब वाले कमरे की ओर बढ़ने लगते हैं।
कमरे का दरवाजा खोलते ही वे दोनों एक बार फिर से खुद को उसी जंगल में पाते हैं। नहीं, हम फिर से उसी छलावे में आ गए हैं। प्रिया घबराकर इधर से उधर भाग रही थी। तभी उसे एक घने पेड़ के पीछे से किसी के होने की आहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छिपकर वहां खड़ा हो। प्रिया दौड़कर पेड़ के पास पहुंच गई। अचानक ही पेड़ की डाल पर से एक आदिवासी जैसा दिखने वाला व्यक्ति उसके ऊपर कूद पड़ा। अचानक हुए इस हमले के कारण प्रिया घबरा गई थी। वह घबराकर वहां से दूर भागने लगी। तभी उसकी नजर एक पेड़ के पीछे छिपी रिद्धि पर पड़ी। अंधेरे में वो नीचे झुककर बैठी हुई थी। लंबे बालों से उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। धीमे कदमों से प्रिया उसके पास पहुंची। रिद्धि, ये तुम ही हो ना? यहाँ क्यों बैठी हो? प्रिया की बात सुनकर रिद्धि ने अपना चेहरा ऊपर किया। रिद्धि का चेहरा देखकर प्रिया की चीख निकल गई। रिद्धि के मुंह में मांस का टुकड़ा था और वो किसी इंसानी हाथ को नोचकर खा रही थी। रिद्धि को ऐसे देख प्रिया उल्टी दिशा में अपने कदम बढ़ाने लगती है। रिद्धि अब गुस्से में प्रिया को घूर रही थी और धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ रही थी। रिद्धि, ये क्या कर रही हो? क्या गया है तुम्हें? तुम मेरी रिद्धि नहीं हो सकती। दूर हटो मुझसे। रिद्धि खून से सने मुंह को खोलकर भयानक तरीके से हंसने लगती है। ध्यान से देखो, ये मैं ही हूँ और तुम्हें पता है कि ये हाथ किसका है? तुम्हारे दोस्त अनंत का। प्यारी प्रिया, ऐसी नजरों से मत देखो जैसे तुम कुछ जानती ही नहीं। तुम्हें याद है ना, उसने कहा था कि बलि देनी होगी। जब तक उसे बलि नहीं मिलेगी हम इस छलावे से बाहर नहीं निकल सकते। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सब सच नहीं हो सकता। जरूर ये सब मेरा भ्रम है। ये भ्रम नहीं है। भूल गई? तुमने भी तो चखा था ना जब उन आदिवासियों ने परोसा था तुम्हें। जानती हो क्या था वो? क्या था? तुम्हारा दोस्त अनंत। झूठ है ये सब। अनंत तो उस समय हमारे साथ ही था। अनंत को कुछ नहीं हुआ है। झूठ बोल रही हो तुम। वो सब एक छलावा था। तुम नहीं जानती तुम्हारी आंखों के सामने मौजूद चीजों में से क्या सच है और क्या भ्रम। तुम्हें मौका मिला था ना कि तुम यहाँ से निकल सको, लेकिन तुमने वो मौका गवा दिया। लेकिन मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूँ। मैं यहाँ से निकल कर ही रहूंगी। अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो अभी भी तुम्हारे पास एक और मौका है। संभव की बलि दे दो और मेरे साथ छलावे से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लो। तुम्हारे जैसी हैवान मेरी दोस्त हो ही नहीं सकती। तुम रिद्धि नहीं हो। ये सब मुझे तोड़ने का तरीका है, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। संभव कहाँ हो तुम? संभव? प्रिया, मैं भाग भाग कर थक गया हूँ। मैं कितना भी भागता हूँ, घूम फिर कर बार बार यहीं आ जाता हूँ। हम यहाँ से कभी नहीं निकल सकेंगे। ये छलावा हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। संभव, हिम्मत से काम लो। मेरी हिम्मत अब जवाब दे गई है प्रिया। मैं इस जंगल की भूल भुलैया में भागते भागते थक गया हूँ। मैं कितना भी भागता हूँ, बार बार घूम फिर कर यहीं आ जाता हूँ। इस जंगल का कोई सिरा ही नहीं है। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुम सुन रही हो ना, ये आदिवासियों की भयानक आवाजें और ढोल की मनहूस आवाज। ये आवाज अगर मैंने कुछ देर और सुनी तो मेरे दिमाग की नस फट जाएगी। तुम यहाँ से निकल सकते हो, लेकिन उसकी बस एक ही शर्त है, बलि देनी होगी। ध्यान रखो, यहाँ से तुम में से कोई एक ही वापस जा सकता है। भूल जाओ ये तुम्हारे दोस्त है। बस बलि दो और अपनी जान बचाओ। प्रिया, इस रिद्धि ने हमारे दोस्त अनंत को मार डाला। देखा ना तुमने, इसने कितनी निर्ममता से अनंत को। अनंत मेरे भाई, मेरे दोस्त, माफ कर दे मुझे। मैं तुझे बचा नहीं पाया, लेकिन अब मैं इस छलावे में फंसकर नहीं मरने वाला। मैं बलि दूंगा, जो करना पड़ेगा करूंगा। संभव, संभालो अपने आप को। देखो, ये सब हमारा वहम है बस। संभव, होश में आओ। अगर यहाँ से निकलने की यही शर्त है तो सबसे पहले मैं इस रिद्धि को मार डालूंगा। इसी की वजह से हम सब इस मुसीबत में फंसे हैं। हमने इसे मना किया था उस शैतानी किताब को हाथ ना लगाना, लेकिन ये नहीं मानी। सारी मुसीबत की जड़ यही है। अब मैं इसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर
संभव कुल्हाड़ी उठाकर उसकी ओर लपक पड़ता है और एक ही बार में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। बस एक बलि और, उसके बाद तुम आजाद हो। संभव, ये क्या कर दिया तुमने? रिद्धि दोस्त थी हमारी, हम तो यहाँ उसे बचाने आए थे ना। देखो प्रिया, यहाँ पर सबसे पहले अपनी जान बचाओ। अगर कुछ देर और यहाँ रहोगी तो यह आवाज सुनते सुनते ब्रेन हेमरेज से मर जाओगी। मुझे माफ कर देना, मैं मरना नहीं चाहता, इसलिए मुझे तुम्हारी बलि देनी ही होगी। संभव, देखो ठंडे दिमाग से सोचो, हम एक नेगेटिव एनर्जी में फंसे हुए हैं और ये हमसे ऐसे ही काम करा रही है जिससे नेगेटिविटी बढ़े ताकि उसकी ताकत बढ़ती जाए और हम उसकी पकड़ से कभी आजाद ना हो पाए। अपने दोस्तों की बलि देकर हम कभी यहाँ से निकल नहीं सकते। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें खुद को मारने नहीं दूंगी। ठीक है, मैं खुद ही अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने दोस्त के हाथ खून से रंगने नहीं दूंगी तुम्हें। इतना कहकर प्रिया कुल्हाड़ी लेकर अपनी गर्दन पर वार करने लगती है। प्रिया, संभव, उठो। कैसे हो तुम लोग? ठीक तो हो ना? रिद्धि और अनंत कहाँ है? रिद्धि और अनंत अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। छलावे में फंसकर उनकी मौत हो गई है सर। हमें भी यही लगा था कि हम कभी लौट कर नहीं आ सकेंगे, लेकिन इस छलावे से हम बाहर कैसे निकले? रिद्धि ने मुझे फोन किया था और उस किताब के बारे में काफी कुछ बताया था। आज मैं जब यहाँ रिद्धि से मिलने और वो किताब देखने के लिए आया तो पाया कि दरवाजा अंदर से बंद पड़ा है और मेरे बहुत खटखटाने पर भी कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा। मेरा मन आशंका से भर गया। मैंने तुरंत पड़ोसियों की मदद से ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हो गया। अंदर का नजारा और भी हैरान करने वाला था। अंदर पूरा घर खाली पड़ा हुआ था और तुम चारों वहां से नदारद थे। मैं समझ गया कि जरूर यह सब उस किताब के कारण हुआ है, इसलिए मैंने वो किताब खोली और उस शक्ति को कमजोर करने के लिए मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मंत्र साधना के कुछ देर बाद जब मैंने आंखें खोली तो तुम दोनों बेहोशी की हालत में यहां पड़े दिखाई दिए। प्रोफेसर के सही समय पर उन्हें बचा लेने के कारण प्रिया और संभव की जान बच गई थी, लेकिन अपने दोस्तों को खोने के सदमे से वो कभी निकल ही नहीं सके। अपनी रिसर्च छोड़कर वो दोनों वापस अपने घर लौट गए थे। उस शैतानी किताब को प्रोफेसर ने अपने लाइब्रेरी में रख लिया था। सभी उस घटना को भूलने की कोशिश में लगे थे। 8 साल बाद। अरे यार, ये प्रोफेसर की लाइब्रेरी में ये किताबें कैसी हैं? ऐसा करती हूँ, आज रात को इसे पढ़कर देखती हूँ।